वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। देखिए, हम ज्योग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या के बारे में पढ़ रहे थे। हमने 4 जनसमूह की बात की थी: एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह की बात की थी। आज पढ़ेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, संसार में कहाँ कहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, उसकी बात करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जनसंख्या घनत्व, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जनसंख्या के बारे में पता होना ज़रूरी है कि जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का संसार में है। अक्सर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी जनसंख्या है और जो मनुष्य है, जनसंख्या के अंतर्गत मनुष्य हैं, उन मनुष्यों के संख्या की बात करें या जनसंख्या की बात करें और वो जिस स्थान पर रह रही है उस स्थान और मनुष्य की संख्या दोनों का जो अनुपात होगा वो आपकी जनसंख्या घनत्व होगा। ये ध्यान रखना है आपको। अक्सर जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि जितनी भी जनसंख्या है वो उस जगह पर रह रही है, जिस जगह पर, वहाँ पर अनुपात के अकॉर्डिंग कितनी है। इस बात को ऐसे समझेंगे कि एक प्रदेश ये है और एक प्रदेश ये है, ठीक है। मान लो ये 100 वर्ग किलोमीटर है, ये भी 100 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 100 वर्ग किलोमीटर में बहुत सारे घर हैं और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 1000 लोग रह रहे हैं। 100 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 1000। ये भी ज़मीन 100 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ 200 लोग रह रहे हैं। अब बताओ जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है? ज़्यादा लोग कहाँ हैं? यहाँ हैं। घनत्व भी कहाँ है? यहाँ पर है। लेकिन एक बात ऐसे समझो आप कि एक 1000 वर्ग, मान लो ये 100 वर्ग किलोमीटर है और एक इतनी सी जगह है जो मान लो 50 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब सुनेंगे, यहाँ पर 1000 लोग रह रहे हैं, यहाँ पर भी 1000 लोग रह रहे हैं। अब बताओ जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है? बताओ जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है? तो आप सीधे से बता सकते हो कि सर यहाँ ज़मीन खूब है, इससे ज़्यादा ज़मीन है, जबकि 100 ही आदमी है, और यहाँ ज़मीन कम है, इससे आधी लगी 100 ही है। तो जनसंख्या घनत्व कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा कहाँ है? तो यहाँ पर है। सिंपल सी बात है ना। मतलब ये हुआ कि अगर जनसंख्या घनत्व निकालना है तो जिस जगह पर मनुष्य रह रहे हैं वहाँ के क्षेत्रफल को देखेंगे और वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या या मनुष्य की संख्या देखेंगे। दोनों का जो अनुपात होगा वो जनसंख्या घनत्व होगा। बात समझ में आ रही है आपको? आपने 11वीं क्लास में भी जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अक्सर जो जनसंख्या घनत्व होता है वो उसके निकालने का सूत्र भी आप याद कर सकते हो कि जनसंख्या घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जनसंख्या बटा क्षेत्रफल होता है जनसंख्या घनत्व को ज्ञात करने का। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लो ये प्रदेश है, 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर। और ये भी 100 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसका जनसंख्या घनत्व निकालें और इसका निकालें तो कितना आता है? अभी आप देखेंगे कि जनसंख्या मतलब 1000 है। हम इसकी बात कर रहे हैं पहले, ए स्थान की, फिर बात करेंगे बी स्थान की। तो 1000 जनसंख्या है जबकि क्षेत्रफल कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर। तो बताओ कितना यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है? तो 10 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर क्या है? जनसंख्या घनत्व है। कितने व्यक्ति पर किलोमीटर है? तो 10 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ध्यान रखना है कि इसका जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो 10 व्यक्ति
प्रति किलोमीटर आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या घनत्व है। ये ए स्थान का है। बी स्थान का देखेंगे तो जनसंख्या कितनी है 1000 और क्षेत्रफल कितना है 50। ठीक है, 50 वर्ग किलोमीटर। तो काट लिया, भाग दिया तो कितना आया, 5 का गया इसमें 20 बार। कितने बार गया, 20 बार गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 20 व्यक्ति पर किलोमीटर हैं और यहाँ है 10 व्यक्ति पर किलोमीटर। बताओ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा कहाँ है, इसमें या इसमें? इसमें है ना। ये क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या घनत्व कहाँ है, यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर 20 लोग पर किलोमीटर रह रहे हैं, जबकि यहाँ तो कितने रह रहे हैं, 10 ही रह रहे हैं, तो ज़्यादा लोग यहाँ पर है। तो ये एक तरह से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है। ये जो जनसंख्या घनत्व होता है ना, वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। उस स्थान को देखा जाता है कि वहाँ पर कैसी जगह है, वायुमंडल कैसा है, प्राकृतिक संसाधन है या नहीं है, वहाँ पर मिट्टी, खनिज, जलीय संपदा वगैरह किस प्रकार का है, तो उसके अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। भाई किसी स्थान पर ज़्यादा लोग हैं, किसी स्थान पर कम लोग हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है। एक बात को आपको समझें कि किसी स्थान पर ज़्यादा लोग हैं, किसी स्थान पर कम लोग हैं, उसकी वजह हो सकती है वहाँ पर संसाधन, कि अगर वहाँ पर संसाधन बढ़िया ढंग से हैं तो ज़्यादा लोग रहेंगे, संसाधन सही नहीं है तो लोग कम रहेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर जनसंख्या घनत्व के प्रकार की बात करें तो अलग अलग प्रकार का होता है। अब ये समझना है कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार देखते हैं। जनसंख्या के बारे में हमने बात की है, अलग अलग पहलू से उसका अध्ययन किया है, लेकिन जनसंख्या का एक पहलू है घनत्व। घनत्व देख लेते हैं। घनत्व भी कई प्रकार का होता है, क्योंकि अगर हम देखें तो उसके ऊपर डिपेंड करता है मानव निवास स्थान पर या और जगहों पर। सबसे पहले जो जनसंख्या घनत्व का प्रकार है वो है गणितीय घनत्व। कौन सा होता है, गणितीय घनत्व। कौन सा, गणितीय घनत्व होता है। अगर गणितीय घनत्व की बात करें तो जिसमें मानव स्थल अनुपात का विचार किया जाता है, जिसमें मानव स्थल का अनुपात किया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। किसका, मानव स्थल का, कि भाई मानव और स्थान दोनों के बीच में क्या अनुपात है। क्षेत्रफल की बात करें तो वो ज्ञात किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जनसंख्या बटा अगर क्षेत्रफल देखें अपन, कुल क्षेत्रफल, तो वो आपका गणितीय घनत्व होगा। क्या होगा, गणितीय घनत्व होगा कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच में क्या अनुपात है। अरे गणितीय घनत्व समझ में आया होगा कि गणितीय घनत्व क्या होता है, कि जनसंख्या और स्थल के बीच में अगर अनुपात है, जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच में अनुपात है, उसके बीच में अनुपात समझ रहे हैं कि कितनी ज़मीन है, कितने लोग हैं, किस ज़मीन पर कितने लोग रह रहे हैं, तो वो गणितीय घनत्व होता है। दूसरा होता है आर्थिक घनत्व। कौन सा घनत्व, आर्थिक घनत्व। अगर आर्थिक घनत्व की बात करूं तो जिसमें ये देखा जाता है कि वहाँ पर संसाधनों के उत्पादन की क्षमता और उस प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या देखी जाती है कि कितना उत्पादन होता है। ठीक है, तो आर्थिक घनत्व डिपेंड करता है संसाधन पर। किस पर निर्भर करता है, संसाधन। कि भी कोई स्थान है वहाँ कितना संसाधन निकलता है और कितने लोग वहाँ पर रहते हैं, वो अपन को समझना है। बात समझ में आ रही है कि किसी स्थान पर आर्थिक संसाधनों के रूप में जो उत्पादन होता है वो कितना है, उसकी क्षमता कितनी है और मनुष्य कितने रहते हैं वो निर्भर करता है। तो सूत्र क्या हो जाएगा कि जनसंख्या अनुपात क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, संसाधन। तो जनसंख्या, ठीक है, और संसाधन, ये ध्यान रखना है आपको अनुपात में। जहाँ पर हम संसाधनों का अनुपात जनसंख्या से कर रहे हैं या जनसंख्या का अनुपात संसाधनों से कर रहे हैं, यहाँ पर हम जनसंख्या का घनत्व किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुल क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम, संसाधनों को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जनसंख्या कुल क्षेत्र पर गणितीय होता है, आर्थिक घनत्व में
जनसंख्या को वहाँ जो निकलने वाले संसाधन हैं उनके उत्पादन की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से देखा जाता है। तीसरा जो घनत्व का प्रकार होता है वो कार्किक घनत्व होता है। तो कार्यिक घनत्व का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर कृषि क्षेत्र कितना है। कार्य का मतलब होता है कि खेती करने वाली जगह कितनी है, उसमें खेती करने वाली भूमि कितनी है, और उसके अलावा उस ज़मीन के अकॉर्डिंग वहाँ पर लोग कितने निवास कर रहे हैं, उसके बीच में अगर हम विचार करें तो वो कार्यिक घनत्व होगा या कृषि घनत्व होगा। मतलब वहाँ कि किसी स्थान में जो जनसंख्या है वो वहाँ की जो कृषि भूमि क्षेत्र हैं उसके अकॉर्डिंग किस अनुपात में, किस घनत्व में रहती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में 4 नंबर है आपका कृषि घनत्व। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो कृषि क्षेत्र की बात कर ली, कार्यिक घनत्व की, कृषि भूमि कितनी है, और कृषि घनत्व में ये देखा जाता है कि कृषि की जाने वाली जो ज़मीन है उसका क्षेत्रफल कितना है, और वहाँ पर निवास करने वाली जनता, किसान लोग कितने हैं, उसके बीच में अगर अनुपात देखें तो आपको ध्यान रखना है कि कृषक जनसंख्या और कृषि भूमि क्षेत्रफल के बीच में अनुपात देखना है। भाई जैसे कई स्थान पर कृषि की भूमि है और वहाँ की कुल जनसंख्या देखें तो उसमें ज़्यादातर लोग खेती नहीं करते हैं, तो वो तो इसमें होंगे। और कृषि घनत्व में क्या होगा कि खेती करने वाले जो किसान लोग हैं उनका अनुपात हम निकालेंगे वहाँ की कृषि भूमि के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा कृषक जनसंख्या या किसान जनसंख्या अनुपात कृषि भूमि क्षेत्रफल, कृषि भूमि क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर भी हमने देखा है कृषि भूमि क्षेत्रफल देख रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें यह है कि इसमें हम सारी जनसंख्या को देख रहे हैं, इसमें खेती करने वाली जनसंख्या को देख रहे हैं। 5 नंबर जो आपका घनत्व है वो पोषण घनत्व है। कौन सा? पोषण घनत्व, मतलब जिसमें खेती के जो भोज्य पदार्थ का क्षेत्रफल है कि जहाँ पर हम खाने वाली चीज़ निकालते हैं उस प्रदेश की रहने वाली जनसंख्या से देखा जाता है। मतलब कुल जनसंख्या को अगर हम वहाँ के उन फसलों के क्षेत्रफल पर देखें कि जो खाने वाली फसलें हैं, कृषि तो मान लो होती है, लेकिन उस कृषि में भोज्य पदार्थ की फसलें कितनी हैं उसका क्षेत्रफल अपन उस समय उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो वो आपका पोषण हो गया घनत्व। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं आपके जनसंख्या के घनत्व। और अगर हम विशेष रूप से देखें तो वर्तमान समय में गणितीय घनत्व को ज़्यादा देखा जाता है। हम गणितीय घनत्व को ज़्यादा महत्व देते हैं। इसमें हम प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों को ज्ञात करते हैं। तो सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है वो घनत्व होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि घनत्व क्या होता है। अब बात करते हैं विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण, कि विश्व में जो घनत्व है उसका क्या वितरण है, कहाँ कौन कौन से देशों में घनत्व ज़्यादा है, किन इलाकों में जनसंख्या घनत्व कम है, उसके वितरण की बात करें। जिस प्रकार से संसार में जनसंख्या असमान है, विषम है, उसी प्रकार घनत्व भी क्या होगा, असमान होगा और विषम होगा। क्योंकि जनसंख्या घनत्व किस पर निर्भर करता है, जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जन घनत्व जिस स्थान पर ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में ये पता है कि जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है तो वहाँ पर भी एक तरह से देखा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन अक्सर हमेशा ऐसा हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे सहारा है, मरुस्थल है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया और मंगोलिया जो क्षेत्र हैं वहाँ तो 1 प्रति व्यक्ति किलोमीटर से भी कम लोग हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से देखें, उससे भी कम देखें तो सहारा जो है, ग्रीनलैंड है, साइबेरिया और मंगोलिया जो क्षेत्र है वहाँ पर 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी नहीं रहता है, इतनी कम जनसंख्या है। और दूसरी तरफ देखें तो जो सिंगापुर है, क्या सिंगापुर
उस सिंगापुर में देखें तो 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 7,797 लोग रहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाकर इतने लोगों को निवास करने में बनाया सिस्टम है। ठीक है। अब जनसंख्या के वितरण को अलग अलग समय में देखा गया है, उसके अनुपात को निकाला गया है। तो 2015 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, 2015 के अकॉर्डिंग विश्व का जो जनसंख्या घनत्व है वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में 47 लोग रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब समझ में आ गया ना, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, तो ये ऐसे भूभाग हैं 1 वर्ग किलोमीटर। अगर ये इतना क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर है तो उसमें 47 लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये विश्व का है। ठीक है, जैसे सारा ग्रीनलैंड में प्रति वर्ग किलोमीटर को देखते हैं तो वहाँ 1 लोग से भी कम है, मतलब इतने क्षेत्र में 1 लोग के बराबर रहते हैं। और सिंगापुर में देखते हो तो वहाँ पर 7,797 लोग रहते हैं, लगभग 8,000 व्यक्ति। तो वो जनसंख्या घनत्व है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन अगर इनको भी देखें तो अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व है। संसार का कितना है, 47 है। लेकिन अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, यूरोप में 32 घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर में, 32 व्यक्ति। और अफ्रीका में 27 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर हैं। और उत्तरी अमेरिका में 16 है, ध्यान रखना है। और दक्षिण अमेरिका में 20 हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया, जो ओसेनिया है, वहाँ 3 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर का घनत्व है, ये ध्यान रखना है आपको। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग घनत्व हैं। सबसे पहले अगर आपसे बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कम कहाँ है, तो सारा ग्रीनलैंड, साइबेरिया और मंगोलिया जो क्षेत्र है वहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर, 1 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में से भी कम है। अगर मैं बात करूँ आपको सिंगापुर की, तो सिंगापुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। वहाँ पर लगभग 7,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये ध्यान रखना है। 2015 के अकॉर्डिंग जो विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन है, उसके अकॉर्डिंग 2015 में पूरे संसार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 47 है। लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व एशिया में, फिर यूरोप में 32, 27 कहाँ हैं, अफ्रीका में हैं, उत्तरी अमेरिका में 16, दक्षिण अमेरिका में 20, और जो ओसेनिया है, ऑस्ट्रेलिया वाले आसपास का क्षेत्र, न्यूजीलैंड मिला करके, वो ध्यान रखना है आपको, 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। पूरे संसार को अगर हम देखें विश्व जनसंख्या की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से, तो 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 5 भागों में। 5 प्रकार कौन कौन से हैं। एक तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो सबसे अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं वहाँ उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाले बात करेंगे, ज़्यादा पाने वाले स्थान पर। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर 250 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं, उससे भी अधिक रहते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं विश्व के अंदर जहाँ पर 250 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में, उससे भी अधिक रहते हैं, तो वो इस श्रेणी में आएंगे। अगर विश्व के इस जनसंख्या समूह को हम 3 भागों में विभाजित करें, तो जैसे पूर्वी दक्षिण, दक्षिण पूर्वी एशिया एक तो इसमें शामिल है। ठीक है, पश्चिम और मध्यवर्ती यूरोप इसमें शामिल है। इसके अलावा पूर्वी उत्तरी अमेरिका इसमें शामिल है। इस बात को आप ऐसे समझेंगे कि जो एशिया है, उस एशिया के कौन कौन से इलाकों पर 250 जनसंख्या घनत्व से भी ज़्यादा लोग हैं। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी जो भाग है वो, एक जो दक्षिणी भाग है एक वो, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी जो भाग है इसके बीच वाला इस तरफ से। तो दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बीच में जो ये भाग है, यहाँ पर इस एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। यूरोप के अंदर जो पूर्वी भाग हैं, यूरोप जैसे इस प्रकार हैं, यहाँ पर सारे देश है, तो उसका पूर्वी जो भाग है वो ज़्यादा है। और अमेरिका का कौन सा भाग है, पश्चिम वाला और मध्यवर्ती वाला भाग, बीच वाला जो भाग है। यूरोप के तो मध्यवर्ती हैं और पूर्वी भाग उत्तरी अमेरिका का है, ये ध्यान रखना है आपको।
अब इन प्रदेशों के अंदर जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है वहाँ पर अक्सर जलवायु कैसी है, सही है, समतल मैदान है, उपजाऊ ज़मीन है, ठीक है, और खनिज संपदा ज़्यादा है, परिवहन की सुविधा है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। तो इन इलाकों में जनसंख्या ज़्यादा क्यों है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या है, विशेषकर सुविधाएं हैं। इसलिए जैसे मानचित्र में आप देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा कहाँ है, तो एक तो बात की है मैंने आपके सामने यहाँ के प्रदेश की, एक यहाँ की और यहाँ, ये तीन जो ब्लैक ब्लैक भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ 250 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले मैं बताया आपको एशिया की बात की थी कि एशिया का पूर्वी, दक्षिण और मध्यवर्ती, तो ये जो भाग हैं वो। फिर यूरोप की बात की तो यूरोप का पूर्वी और मध्यवर्ती, पूर्वी ये हो गया, ये यूरोप, इसका पूर्व भाग इधर हो गया और मध्यवर्ती ये हो गया। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तीन जो क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एशिया के जो सागरीय तट भाग हैं वहाँ पर सबसे अधिक लोग हैं। यूरोप के जरा औद्योगिक क्षेत्र वाले इलाके हैं वहाँ पर अधिक हैं, जहाँ पर व्यापारिक केंद्र हैं वहाँ पर अधिक लोग रहते हैं। वहाँ पर तो 1500, 250, मतलब 2500, 4000 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। 2 नंबर जो जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं अधिक, ये अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा, ये अधिक वाले पढ़ेंगे कि अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र। बहुत सारे ऐसे हैं अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र जिसमें 100 से 250, 250 के बीच में अगर किसी स्थान पर जनसंख्या घनत्व है तो वो अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र में शामिल होते हैं, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो जन घनत्व वाले जो क्षेत्रों के सीमांत भाग हैं उसमें बीच वाले जगहों पर जन घनत्व ज़्यादा है। जैसे बात करें दक्षिण पूर्वी और पूर्वी जो यूरोप है, दक्षिण का और दक्षिण पूर्व और पूर्वी यूरोप है, वहाँ पर ये जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। मध्य उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। दक्षिण अमेरिका के जो तटवर्ती भाग है वहाँ पर ये इस प्रकार का जन घनत्व पाया जाता है। अफ्रीका के जो तटवर्ती भाग है वहाँ पर भी हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर भी आंतरिक भागों में, बीच वाले भागों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी चीन है वहाँ पर भी ज़्यादा है, और भारत का जो मध्यवर्ती भाग है बीच वाला वहाँ पर भी ज़्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि अत्यधिक या अधिक, विशेषकर अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक बार मानचित्र में भी देख लेते हैं कौन कौन सी जगह हैं। ये जगह आपको मानचित्र में देखना है। देखो मानचित्र में सबसे पहले ये चीज़ की बात करते हैं, दक्षिण जो यूरोप है, एक तो वहाँ जैसे यूरोप है, इस यूरोप का जो दक्षिण भाग है यहाँ अत्यधिक जन घनत्व है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग इधर वाला यहाँ देखो, ठीक है। तो दक्षिण तो ये हो गया, इसके अलावा ये हो गया, और पूर्वी जो यूरोप है, ठीक है, उसके इस साइड जो पूर्वी यूरोप है, दक्षिण, ये ऐसे जगह है जहाँ पर क्या है अधिक जन घनत्व पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका का जो मध्यवर्ती भाग है यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इसका मध्यवर्ती जो भाग है बीच वाला, ये जो अधिक या 100 से 250 के बीच में यहाँ पर जन घनत्व है। दक्षिण अमेरिका का जो तटीय वाला भाग है, ये जो भाग है तटीय वाला किनारे पर, वो आपको ध्यान रखना है ज़्यादा है यहाँ पर। इसके अलावा अफ्रीका का जो तटीय वाला भाग है यहाँ पर, ठीक है, तटीय वाला भाग जो यहाँ पर है ध्यान करेंगे सबसे अधिक है। एशिया का जो आंतरिक भाग है बीच वाला, एक तो वहाँ पर भी ज़्यादा है, और भारत का जो मध्य वाला भाग है, चीन का जो ये भाग है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये जो भाग हैं यहाँ पर जन घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी बात इसमें आ जाती है अधिक जन घनत्व वाले क्षेत्र के अंदर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है।
किताब से भी इसको 2-3 बार पढ़ना है, वीडियो को 2-3 बार देखना है। और जो भी क्षेत्र आपको पता नहीं है वो आप मानचित्र के माध्यम से नेट पर आराम सर्च कर सकते हो। वैसे मानचित्र मैं बता भी रहा हूँ, लेकिन नेट के माध्यम से सर्च करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।